हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूरिका में। तो जैसे आपको पता है कि हम गेट के पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि हम गेट एक्सेल पढ़ने वाले हैं या बीटेक के पीवाईक्यूज देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने कॉमन टॉपिक चूज किया है, वो है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो गेट एक्सेल यानी लाइफ साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से आए हुए हैं, चाहे वो गेट एक्सेल के हों या बीटी के, वो दोनों ही हम सॉल्व करने वाले हैं, गेट पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के बीच में कंपैरिजन। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि ये कितना बेसिक टॉपिक है, बट यकीन मानिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, फिर भी हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो हम क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम सेल बायोलॉजी में कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यूज की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंपैरिजन देखते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले मीनिंग्स की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है, तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। मतलब ऐसा कोई सेल जो न्यूक्लियस के पहले प्रेजेंट है, मतलब जब न्यूक्लियस था भी नहीं उससे पहले भी कोई सेल अगर एग्जिस्ट करता था, तो वो है प्रोकैरियोटिक्स है, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया बिफोर न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि इनके पास वेल स्टेब्लिश अच्छा न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस की बात करें तो देखिए अभी हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट सेल्स में न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो अगर न्यूक्लियस ही यहाँ पर नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस को कवर करती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। तो डीएनए की लोकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड में। ये एक रीजन होता है जहां पर डीएनए जो है प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास मेम्ब्रेन हो, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अब अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया जिसके पास मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं और यूकैरियोट्स लार्ज साइज के होते हैं कंपैरेटिवली, राइट। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के, और साइटोप्लाज्म में भी कौन सा वाला, 70s। वेयरएज यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80 प्लस होता है, मतलब 80s होता है। और अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होता है। तो यानी कि यूकैरियोट्स के पास 70s और 80s दोनों ही राइबोसोम होता है। सेल वॉल देखिए तो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, बट जनरली यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स के प्लांट
सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। तो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फंजाई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यस, प्रोकैरियोट सेल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी एक ही सेल होता है इनके पास। वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स दे आर मोस्टली कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके पास एक से कई ज्यादा सेल्स होते हैं। हिस्टोन्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, बट इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल्स। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होता है और सर्कुलर होता है, बट इन यूकैरियोट्स यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन, और कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन होता है, मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर आ जाता है बैक्टीरिया और आर्किया, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा। ये सारे यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो गए। तो ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस। अभी हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया, अब कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट एनिमल सेल्स में और उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम हो गया ऑर्गेनल्स के लिए, दूसरा कॉलम कि ये ऑर्गेनल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है, या बोथ, दोनों में ही प्रेजेंट है, राइट। और तीसरा कॉलम हो गया हमारे फंक्शंस के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहला ऑर्गेनल लेते हैं अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और इसके क्या क्या फंक्शन है देखिए, तो ये क्या करता है, डीएनए स्टोरेज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डीएनए स्टोर होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, और यही वो सेंटर है जो बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है, यही है जो रेगुलेट करता है पूरे सेल को। सेकेंड ऑर्गेनल अपना आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। राइबोसोम का क्या मेन फंक्शन होता है ये तो सबको ही पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ऑर्गेनल है जिसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट ऑर्गेनल देखो, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया भी मुझे बहुत पसंद है, बड़ा ही अच्छा और यूनिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में और एनिमल दोनों में भी। इसका काम होता है एटीपी प्रोडक्शन। यस, पूरी एनर्जी जो सेल को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है, और इसीलिए ये क्या है, अपना एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मैटरनल इनहेरिटेंस जेनेटिक में पढ़ते हैं ना, मदर्स के बहुत सारे गुण बच्चों में आते हैं। फिर उसके बाद एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन होता है, ये भी एक यूनिक और अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपको याद रखना है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है तो अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात तो जरूर करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, और इसका फंक्शन होता है टू कैप्चर। ये क्या करता है? एनर्जी को कैप्चर करता है। ये एनर्जी क्यों कैप्चर करता है? एनर्जी कैप्चर करता है ये सन से। सन से जितनी भी एनर्जी मिलती है उसको ये कैप्चर कर लेता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है, राइट? फूड प्रोडक्शन के लिए एनर्जी को कैप्चर किया जाता है, और ये भी जो है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ही है। क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये बोथ, राइट? और इसका फंक्शन होता है असेंबली ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनता है, यानी राइबोसोम का बायोसिंथेसिस होता है, राइट? तो इसीलिए इसको बायोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बन रहा है। राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पर? न्यूक्लियस में। राइबोसोमल आरएनए, तो इसलिए ये ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अच्छा, यहाँ पर ये पी मतलब है प्लांट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ए मतलब है एनिमल एंड बी मतलब है बोथ, राइट? आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल देखते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है, कि बोथ, दोनों में ही है। और यहाँ पर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो चलिए, हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है? हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी। अब इस गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, राइट? और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बोथ, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो गोल्जी बॉडी बहुत सारा काम करता है। देखते हैं क्या क्या काम करता है। तो इसका पहला फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? प्रोटीन को टारगेट करता है, प्रोटीन टारगेटिंग, फिर प्रोटीन की पैकेजिंग, देन प्रोटीन का सॉर्टिंग, प्रोटीन को प्रोसेस करवाना यानी प्रोसेसिंग, प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करवाना। ये सारे काम अपने गोल्जी बॉडी करती है, राइट? और इसके साथ साथ ये ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है गोल्जी बॉडी का। और इसीलिए इतने सारे काम करने के लिए इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो अगर क्वेश्चन आए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनल है, तो अपना आंसर हो जाएगा कि नन अदर देन गोल्जी बॉडी। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? एक्चुअली में होम है। किसका होम है? होम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स का होम है, उनका घर है, क्योंकि सारी सेल ऑर्गेनल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में ही तो फ्लोट करती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। तो आपको पता है कि सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं, राइट? प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इनका काम क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्ट, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। ये सारा काम सेल वॉल का होता है, राइट? अब सेल वॉल की बात की है तो अब हम किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है?
ये क्या करती है, कंट्रोल करती है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कि कौन सेल के अंदर आ सकता है और कौन सेल के बाहर जा सकता है। यानी कि इसको, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको रिस्ट्रिक्ट करती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है एंट्री के लिए और कुछ को नहीं करती है। तो ये क्या करती है, कंट्रोल करती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं। सब्सटेंस आपका प्रोटीन हो सकता है, सब्सटेंस आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए इसकी इसी प्रॉपर्टी के लिए हम इसलिए बोलते हैं इसको कि ये क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल अपना कौन सा है, तो अगर हम 10th की बात करेंगे, अभी तक हमने 9 ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं। 10th ऑर्गेनल है अपना परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम भी मुझे बड़ा पसंद है, और ये बोथ यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही होता है। और इसका फंक्शन होता है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो याद रखिएगा इसका फंक्शन होता है डिग्रेडेशन करवाना, डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन। किसका, फैटी एसिड्स का। और और भी किसी का है क्या, फैटी एसिड और कुछ अमीनो एसिड, यानी कि कोई दूसरे अदर कंपाउंड्स भी हैं जो, वो सब का डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन अपना परऑक्सीजोम करवाता है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेस्ट मेटाबोलाइजर भी बोला जाता है इसको। वेस्ट को मेटाबोलाइज करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका कि किस में रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, राइट। और इसके साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। और वो एंजाइम क्या है, कैटालेस। कैटालेस के बारे में तो आपको पता होगा। कैटालेस एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, और ये एंजाइम अपना परऑक्सीजोम ही कंटेन करता है, राइट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल को लोग भाव नहीं देते, बट ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है। अब ये क्या है, एक स्टोरेज एरिया है। और किस किस का स्टोरेज है, ये वाटर स्टोर कर सकता है, सॉल्ट स्टोर कर सकता है, और भी दूसरे कुछ प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। और क्योंकि ये स्टोरेज एरिया है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, किचन ऑफ द सेल। और किचन तो आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए वैक्यूल को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गेनल है अपना लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जो है इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। मतलब ये मोस्टली एनिमल्स में पाया जाता है, सॉरी कुछ नहीं, ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं। मोस्टली एनिमल्स के पास लाइसोसोम होता है, बट दे आर रेयर इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपको कम ही देखने को मिलेंगे लाइसोसोम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है। और यहाँ पर लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन। ये तो हम सबको मालूम है कि इट डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन। इसका ब्रेक डाउन करता है, फूड का ब्रेक डाउन करेगा, राइट। फूड का करेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का करेगा। और आपको क्या लगता है किसका कर सकता है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का ब्रेक डाउन या डाइजेस्ट करता है कौन, अपना लाइसोसोम, राइट। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी।
और इसका फंक्शन होता है शेप, स्ट्रक्चर, सेल मोबिलिटी, मोटेलिटी और मूवमेंट। यानी सेल जो है ना अपने स्ट्रक्चर में ऐसे रहती है, या प्लांट सेल की बात करो तो अपने स्ट्रक्चर को वो इस तरीके से मेंटेन करके रखती है। तो वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनल है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रेटिकुलम भी क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं ना, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो हम वन बाय वन दोनों की बात करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आप मुझे बताइए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्या लगता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा कि एनिमल में? तो देखिए दोनों में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है, ये क्या होते हैं, राइबोसोम एसोसिएटेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्योंकि इनके पास राइबोसोम है तो ऑफ कोर्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग भी करवाएंगे। और यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यहाँ पर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। हमने क्या पढ़ा था, गोल्जी बॉडी में ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा है, तो इसके बाद क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये बोथ यानी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करना। जो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड सिंथेसिस करवाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। किसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं? ड्रग्स का। आपको ध्यान रखना है कि हार्मफुल मॉलिक्यूल्स का डिटॉक्सिफिकेशन पर ऑक्सीजोम भी कर रहा था, और यहाँ पे अगर हम मोर स्पेसिफिकली ड्रग्स की बात करेंगे तो वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, राइट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है अपना सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसको एनिमल बहुत पसंद है, इसलिए ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल्स का फंक्शन होता है, इट इज रिक्वायर्ड, सेंट्रियोल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। अगर सेंट्रियोल नहीं रहेगा ना एनिमल सेल में तो सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सेल के डिवीजन और माइटोसिस के लिए सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। अब फ्लैजिला जो होता है ना वो कुछ ही एनिमल में प्रेजेंट होता है, इन सम एनिमल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। प्लांट में फ्लैजिला नहीं होता है, फ्लैजिला सिर्फ एनिमल्स में होते हैं और वो भी कुछ एनिमल्स में। और इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट, राइट। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल देखिए, तो देखिए अभी तक हमने 17 ऑर्गेनल पढ़ लिया और सबके सब इम्पोर्टेंट है। तो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल जो है वो है ग्लाइऑक्सीसोम। अच्छा, आप ग्लाइऑक्सीसोम को कुछ लोग जानते होंगे और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ कि ग्लाइऑक्सीसोम क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ परऑक्सीसोम। क्या है ये? एक तरह का परऑक्सीसोम है। कहाँ पर? प्लांट में, राइट। ये इसका प्रेजेंट देखेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट के साथ साथ ये कुछ फंजाई में, यानी कि कुछ फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी फंजाई में? फिलामेंटिस, जो फिलामेंटिस फंजाई होती है ना वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया ग्लाइऑक्सीसोम। और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके क्या क्या फंक्शन है। ये जो है ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करवाता है, और ग्लाइऑक्सिलेट अगर ये साइकिल करवाता है तो ऑफ कोर्स आपको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ प्रेजेंट हो गए? ग्लाइऑक्सीसोम में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए इट कंटेन
enzymes. It contain enzymes for glyoxylate cycle, right? तो पहला तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये हो गया। दूसरा, ये क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिपिड, लिपिड का कन्वर्जन कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। अच्छा, ये कितने अच्छे ऑर्गेनल्स है, देखिए आप कि लिपिड को ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास एनिमल्स में, हम एनिमल्स में आते हैं और हमारे पास ग्लाइऑक्सिजोम नहीं होता है, इसीलिए हमारे पास इतना सारा लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर सारा लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, राइट? तो फिर हमें जो ओबेसिटी की बहुत समस्याएं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, वो कम देखने को मिलेगी, ठीक है? लेकिन प्लांट के पास ये फायदा है क्योंकि उसके पास ग्लाइऑक्सिजोम है, राइट? अब यहाँ पे लिपिड जो है, लिपिड क्या है अपना, लिपिड फैटी एसिड भी है। तो अगर लिपिड की जगह आपको लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर, तो ये भी सही होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर ओनली। नेक्स्ट फंक्शन ग्लाइऑक्सिजोम का जो है, इसका रोल होता है एमओसी में। अब ये एमओसी क्या है, एमओसी अपना है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। तो यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है ग्लाइऑक्सिजोम की, प्लांट्स में, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे ग्लाइऑक्सिजोम के। तो इस तरीके से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स को कवर किया है और ये सारे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नाउ कमिंग टू दी डबल एंड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। तो हमने ये तो देख लिया, हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया। फिर हमने देखा कि इनमें यानी ये प्लांट सेल, ये प्रोकैरियोट्स है और ये यूकैरियोट्स है। फिर हमने देखा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल या फिर दोनों में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, ये देखा। अब नेक्स्ट देखना है कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं और इस तरह से डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है और कौन सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है वाला मॉलिक्यूल है, यानी ऑर्गेनल है, ठीक है? तो देखिए डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। न्यूक्लियस का एन, माइटोकॉन्ड्रिया का एम और क्लोरोप्लास्ट का सी, यानी MNMC। ये आपको ध्यान रखना है कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीजें यानी छोटे छोटे टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर देखते हैं हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में अपना गोल्जी बॉडी आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और पैराऑक्सीसोम आ जाते हैं। तो इसका GELP कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स को याद रख लीजिए कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। इसके अलावा जो बचे वो सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हो गए, राइट? ओके। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, भागना नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम PYQC करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ गया कि हम बैक्टीरिया, आर्किया और यूकार्या, ये क्या है, यूकैरियोट्स है। इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है इसके पास तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको पता है। वैसे ही आर्किया में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ये क्या है, दोनों बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। आर्किया इस क्या है, आर्किया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी प्रिमिटिव और एंशियंट बैक्टीरिया है, ठीक है? और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस है। वैसे ही बैक्टीरिया के पास कोई ऑर्गेनल नहीं है, आर्किया के पास भी कोई ऑर्गेनल नहीं है और यूकैरियोट्स के पास है, ये बात हम जानते हैं। देन बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पे होती है, सेल वॉल में होती है। बट यहाँ पर बैक्टीरिया और आर्किया में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो आर्किया में नहीं होती है और यही आपको ध्यान में रखना है, और ये यूकैरियोट्स में भी नहीं होती है।
तो देख रहे हैं यहाँ पर आर्किया जो है वो बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा था, और इस वाले पॉइंट में वो थोड़ा सा सिमिलर हो गया टुवर्ड्स यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए। अब यहाँ पर बैक्टीरिया जो है इसके पास एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। एक आरएनए पॉलीमरेज मतलब एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे हो सकते हैं ना। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं। ये सब हमने कहाँ पढ़े हैं? ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज हमने कहा यूकैरियोट्स में पढ़े। तो यूकैरियोट्स में सेवरल मतलब एक से ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 1 2 और 3, राइट। उसी तरह आर्किया में भी सेवरल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो ये अगेन डिफरेंस है बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एफ मेथियोन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो जो सबसे पहले यानी कि सबसे पहले जो अमीनो एसिड होता है, वो अमीनो एसिड में क्या होता है, फिनाइल मतलब फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है, तो वो एफ मेथियोनिन हो जाता है। लेकिन आर्किया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में भी नहीं होता, वो सिंपली मेथियोनिन रह जाते हैं, ठीक है। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी इंट्रॉन्स बहुत ही रेयर पाए जाएंगे, लेकिन आर्किया में होते हैं। अब इंट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो एक्सॉन्स होते हैं जो प्रोटीन को कोड करेंगे, और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। और यहाँ अगेन आ गया इंट्रॉन, एक्सॉन जो प्रोटीन को कोड करेंगे। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट आर्किया में प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में तो बहुत ही कॉमन है, बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। फिर हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास हिस्टोन्स नहीं होते, बट आर्किया अगेन कहाँ पर किसकी तरह सिमिलरिटी दिखाएगा, यूकैरियोट्स के पास, क्योंकि इन दोनों के पास ही हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो अच्छा खासा रैपिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, और यहाँ पर भी सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और हमें पता है कि अपने यूकैरियोट्स में लीनियर क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यानी कि डीएनए। तो डीएनए इनका सर्कुलर है, इसका भी डीएनए सर्कुलर है, और इसका डीएनए लीनियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो हमारा फेवरेट है। तो देखिए राइबोसोम जो होता है बैक्टीरिया में 70S होता है, ये हम सबको पता है। अभी हमने पिछले ऑर्गेनल्स का जब पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी। लेकिन जो आर्किया है इसमें भी 70S होता है, ये हमने देख लिया। और जो हमारा प्रोकैरियोट्स है यानी यूकैरियोट्स है, सॉरी, यूकैरियोट्स में 70S और 80S दोनों होता है, और ये बात भी हमको पता है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, तो देखिए बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में आपका आ जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आर्किया के एग्जाम्पल में आ जाते हैं हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स, और इसमें आ जाते हैं मिथेनोजेंस। ये सब आर्किया के एग्जाम्पल हो गए। और यूकैरियोट्स में हम जानते हैं, यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है, ये सब यूकैरियोट्स में। तो फाइनली यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स जो सेल बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं ना, अब इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और खुद को एनालाइज करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गेट 2021 का, ये बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका लाइफ साइंस में है, मतलब गेट एक्सेल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इन हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर, अगर लीवर में मुझे ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना हो तो ये डिटॉक्सिफिकेशन किस ऑर्गेनल में होगा। तो ध्यान से याद करिए कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमने दो मॉलिक्यूल सॉरी दो ऑर्गेनल्स को पढ़ा है। एक हमने पर ऑक्सीजोम पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको क्या लगता है
कि ड्रग्स का, जब हम मोर स्पेसिफिकली ड्रग्स की बात करते हैं तो हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही बात करते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ऑप्शन में भी पैरोक्सिसोम दिया ही नहीं, तो ये और भी इजी हो गया। तो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर नंबर 4 यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2021 का है, जूलॉजी सेक्शन में आया है, लाइफ साइंस का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कॉलम 1 में ऑर्गेनल्स है, कॉलम 2 में इनकी प्रॉपर्टीज यानी फंक्शन है, आपको मैच करना है। तो देखिए आपको क्या लगता है कि पर ऑक्सीजोम क्या करता है? तो अगर आपको ध्यान होगा तो पर ऑक्सीजोम जो है वो ऑक्सीडेशन करवाता है फैटी एसिड का, ठीक है। तो पी से मैच हो गया, पी से क्या मैच हो गया? सेकेंड। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, ठीक है। तो अपना क्यू किससे मैच हो गया? क्यू मैच हो गया थर्ड से। देन ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में, लास्ट ऑर्गेनल अपना। तो ध्यान कीजिए, ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है? कन्वर्जन करता है लिपिड का कार्बोहाइड्रेट में। तो आर जो हो गया वो फर्स्ट से मैच हो गया। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, तो एस हो गया फिफ्थ। एंड देन एक ही बचा है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल क्या करवाता है? एम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर यानी MOC, राइट। तो ये टी मैच हो गया आपका फोर्थ से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने जो निकाला है ये हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिए पी तो सेकेंड है, तो पी सेकेंड इधर है, सेकेंड इधर है। फिर उसके बाद Q3 है, तो Q3 भी है, Q3 है। फिर R1 है, तो यहाँ पर R1 नहीं है, यहाँ पे R1 है। फिर S का V है, हमारा भी S का V है, T का और IV, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों तो, ये तीनों ही गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, जूलॉजी से पूछा गया है और ये क्वेश्चन लाइफ साइंस का है, ठीक है। तो अभी अगेन कॉलम 1 है जिसमें ऑर्गेनल्स दिए गए हैं और इनकी ये प्रॉपर्टीज और फंक्शन। अब आपको सही मैच निकालना है। तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस अपना क्या करता है? राइबोसोम बायोजेनेसिस करवाता है, बायोसिंथेसिस होती है राइबोसोम की, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है, यानी पी का 4। तो देखिए एक ही से आपका क्वेश्चन सही हो गया क्योंकि पी का 4 सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये हो गया, इससे मैच हो गया। फिर पैरोक्सिसोम क्या करता है? पैरोक्सिसोम ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड और अमीनो एसिड का, तो क्यू का सेकेंड हो गया। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो आर का फर्स्ट हो गया। देन गोल्जी बॉडीज क्या करता है? प्रोटीन ट्रैफिकिंग, सॉर्टिंग, ये सारे काम थे, तो एस का थर्ड हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये 2020 का अगेन क्वेश्चन है जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में है और लाइफ साइंस से आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस में यानी कि एक्सेल के पेपर में, गेट के एग्जाम में सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस हर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो या इवन बॉटनी हो। तो सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है अमंग दी ऑल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितना बेसिक पढ़ा है हमने, आपने देखा ना हमने कितना बेसिक पढ़ा और उस बेसिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ग्रुप 1 में सेम स्टोरी, अब आपको मैच करना है। तो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए जहां पर भी आपको प्रोटीन सॉर्टिंग, ट्रैफिकिंग, टारगेटिंग ये सब मिल जाए, समझ लीजिए कि वहां पे सिर्फ गोल्जी अपरेटस ही छाया हुआ है। तो पी का ऑप्शन थर्ड हो गया। तो पी का ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। और अब न्यूक्लियोलस की बात करें तो देखिए न्यूक्लियोलस का तो एक ही फंक्शन है, आपको याद रखना है। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस। तो क्यू मैच हो गया फोर्थ से। तो देखिए Q4 इधर है और इधर देखिए कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यानी दो ही ऑर्गेनल की अगर आपको फंक्शन पता चल गया है तो आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। हमने और देख लेते हैं पैरोक्सिसोम।
पैरोक्सिसोम अपना लिपिड का डिग्रेडेशन करवाता है, ठीक है। तो ये मैच हो गया फर्स्ट से। एंड प्रोटियोसोम, देखिए प्रोटियोसोम कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक मशीनरी है जिसका काम होता है प्रोटीन को डिग्रेड करना है। यानी ऐसी प्रोटीन जिसका अब सेल में यूज नहीं है, उस प्रोटीन को डिग्रेड करना, खत्म करने के लिए एक मशीनरी काम करती है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोटियोसोम मशीनरी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, गेट से आया है, बायोकेमिस्ट्री का और एक्सेल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैटालिस इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि कैटालिस कहाँ प्रेजेंट होता है, पैरोक्सिसोम में, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे क्वेश्चन, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के शुरू होंगे। अभी तक हमने सारे गेट लाइफ साइंस के क्वेश्चन कर लिया, अब ये गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये सेल बायोलॉजी से ही पूछ रहे हैं और सेम तरीके से, जैसे देखिए कॉलम 1 में ऑर्गेनल्स है, कॉलम 2 में उनके फंक्शंस हैं। तो लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का फंक्शन है डाइजेशन करवाना, डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पर ऑक्सीजोम का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स, यस। एंड ग्लाइऑक्सिजोम क्या करता है, फैटी एसिड को शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और साइटोस्केलेटन का रोल होता है सेल की मोटिलिटी में, मूविलिटी में, शेप में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तो सिंपल सही क्वेश्चन था कि पी का 1 हो गया, क्यू का 2, आर का 3 एंड एस का 4, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2021 में आया है, बीटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल सराउंडेड बाय सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। देखिए मैंने आपको बोला था कि वो कितना सिंपल कंसेप्ट है कि कौन से ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कौन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है और बहुत पुराना नहीं है, 2021 का है, तो अभी भी चांसेस है कि आ सकता है। तो आपको याद हो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल अपने न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों को छोड़ दो तो जो बचे ऑर्गेनल्स है वो कैसे हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन हो गए। तो आप न्यूक्लियस हटा दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दीजिए, तो कौन कौन से ऑर्गेनल बचे, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये दोनों ही क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। अब इनके एक से ज्यादा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन MSQ है, यानी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से है 2020 का। अब ये क्वेश्चन में अगेन आपको मैच करना है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैटरनल इनहेरिटेंस भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के तो ये तीनों आंसर बन रहे हैं, बट हमारे पास तो यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान देंगे आप तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, है ना, कि पी का या तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, तीनों के तीनों नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरे ऑर्गेनल्स के आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको इरेज करती हूँ और हम पहले जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट का देखिए, क्लोरोप्लास्ट अगेन ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया, ठीक है, और इसका भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हो गया, यानी इसके भी दो ऑप्शन बन सकते हैं। तो हम इसे भी हटाते हैं और हम जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस जो होता है, अच्छा ये क्वेश्चन को अगर हम नोटिस करें तो इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, बट हमें ऐसे मैच करना है कि इस मतलब इनके लिए कोई एक ऑप्शन तो मिल जाए और दूसरा ऑप्शन जो है वो दूसरे ऑर्गेनल्स के लिए हो जाए, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो मैटरनल इनहेरिटेंस जो है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया में ही आता है, ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं आ सकता। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है एंड एंडोसिम्बायोटिक भी हो सकता है, लेकिन जो मैटरनल इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की, बाकी किसी की भी नहीं है। तो पी का जो मैच है, यानी कि बहुत अच्छे से जो मैच है वो 3 के साथ हो गया। तो देखिए पी का 3 इधर है, पी का 3 इधर है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट है आपका, क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन भी हो सकता है, बट देखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ ऐसा ही ऑर्गेनल बचा है इन तीनों में से जिसके पास एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है,
यानी न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो नहीं सकते, तो क्लोरोप्लास्ट मैच हो गया आपका फोर्थ के साथ। तो जैसे ही क्लोरोप्लास्ट फोर्थ के साथ मैच हुआ तो आपके पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए अब न्यूक्लियस जो है वो आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया, तो आर का हो गया सेकेंड, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया, तो एस का हो गया फर्स्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे वाह मुझे तो मिल गया आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर एंडो ओरिजिन हम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा और अगर आपने ये लगा दिया तो ये तो पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सारे ही ऑप्शन यानी सारे ऑर्गेनल्स को देखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है यानी बीटी का है। तो इसमें देखिए जो आपका ऑर्गेनल कौन कौन सा है, लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम जो है इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फॉरेन सब्सटेंस को। ठीक है, और डाइजेशन करता है यानी कि पी मैच हो गया 1 के साथ, तो P1 इधर है, P1 इधर है, P1 इधर है, यानी C तो नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन टारगेटिंग, नहीं होता लिपिड सिंथेसिस, यस, ये मैच हो गया लिपिड सिंथेसिस से, यानी क्यू का थर्ड हो गया। तो क्यू का थर्ड इधर है, क्यू का थर्ड इधर है, मतलब ये भी गया। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है प्रोटीन टारगेटिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि कहीं पे भी आप प्रोटीन प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग ऐसे देख लें तो वो सिंपल ही हो जाता है गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, तो जैसे ही आर का सेकेंड हुआ तो देखिए आर का सेकेंड सिर्फ यहाँ पर है, तो यानी कि ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यूक्लियोलस देख लेते हैं। तो अब न्यूक्लियोलस के पास ये दो ऑप्शन है, तो आपको क्या लगता है न्यूक्लियोलस का क्या होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए या आर आर एन ए सिंथेसिस होना चाहिए। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए अभी तो आपके पास आंसर पता है कि न्यूक्लियोलस जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बट ये आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ये पूछे जाते हैं और बहुत पुराने नहीं है, 2020 में भी आ रहा है, 2022 में भी आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए सारे जो इस टॉपिक से रिलेवेंट थे। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर आप गेट के और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको मैं अपडेट देती रहूंगी अपने वीडियोस के रिगार्डिंग, या फिर लाइफ साइंस के कोई दूसरे जो अपडेट्स आते हैं उन सब के बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।